ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद से ही रूस ईरान की मदद कर रहा है। अब यह बात दुनिया के सामने आ गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक संबंध है। रूस किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है, इस पर एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे रहा है, अमेरिकी एसेट्स की लोकेशन ईरान को बता रहा है, रडार, वॉरशिप और कम्युनिकेशन सिस्टम की जानकारी दे रहा है। रूस की मदद से अमेरिकी ठिकानों पर ईरान सटीक हमले भी कर रहा है, यानी रूस अपने सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। इसी वजह से ईरान बिल्कुल सटीक हमले कर रहा है, जिससे अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंच रहा है। उधर चीन भी अब युद्ध में खुलकर सामने आ गया। ईरान और चीन के बीच तगड़े व्यापारिक संबंध है। ईरान का 90% कच्चा तेल चीन खरीदता है, यानी एक तरह से चीन अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान पर निर्भर है। ईरान पर अमेरिकी कंट्रोल का मतलब चीन के लिए परेशानी बढ़ना भी होगा। ईरान की मदद के लिए चीन से 2 बड़े जहाज ईरान की तरफ रवाना हुए हैं। इस खबर से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। इन जहाजों में क्या है, इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों में बड़ी मात्रा में मिलिट्री ग्रेड का केमिकल हो सकता है। इस केमिकल का इस्तेमाल रॉकेट बनाने में किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल में भी यह केमिकल इस्तेमाल होता है। जहाजों में चीन के हथियारों की खेप होने की बात भी कही जा रही है। चीन से निकले जहाजों पर अमेरिका और ईयू की नजर बनी हुई है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका इन जहाजों पर हमला कर सकता है? अगर अमेरिका ने हमला किया तो भाई ये तो चीन के जहाज हैं, वो चुप थोड़ी बैठेगा। अगर जहाज ईरान पहुंच जाते हैं तो ईरान को रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, यानी दोनों ही स्थिति में ईरान युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। रूस और चीन की एंट्री के बीच ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप जिस तरह से और जितनी तरह की बातें कर रहे हैं, उससे भी लोग हैरान हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन सोचिए कि ईरान की नेवी के दर्जनों शिप तबाह करने के बाद ट्रंप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना कह रही है कि शिप को डुबाने में ज्यादा मजा आता है। आप सोचिए कैसे लोग हैं यार। एक निहत्था शिप मार दिया, उसमें लोग मर गए, कह रहे हैं कि उसको पकड़े नहीं, लेकिन डुबाने में ज्यादा मजा आता है ना, इसलिए डुबा दिए। सुनिए जरा इस आदमी को। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, that's a... सोचिए एक देश की नेवी के दर्जनों शिप आप तबाह कर दें और फिर कहते हैं कि शिप डुबोने में मजा आता है। इतना ही नहीं, कल ही ट्रंप ने कहा कि 4 लोगों की सलाह के बाद ईरान पर हमले का फैसला हुआ था। इसमें पहले हैं ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, दूसरे हैं ट्रंप के विशेष दूत और करीबी स्टीव विटकॉफ, तीसरे हैं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और चौथे हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो। ट्रंप ने कहा कि इन सभी ने बताया कि ईरान हमला करने वाला है। ईरान को रोकने के लिए हमने पहले हमला करने का फैसला कर दिया। सोचिए एक देश पर ट्रंप ने इसलिए अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें 4 लोगों ने सलाह दी थी। इन 4 लोगों में इनका एक दामाद भी था और एक दोस्त था। ऐसे तो इनका देश चल रहा है। ट्रंप की फजीहत इस मामले में भी हो रही है कि ईरान में बच्चियों के स्कूल पर युद्ध में मिसाइल गिराई गई। ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को एक गर्ल्स स्कूल में मिसाइल अटैक पर ट्रंप बुरी तरह घिर गए। इस हमले में 150 से ज्यादा स्कूली छात्राओं की मौत हुई थी। अब जबकि ईरान ने टॉमहॉक मिसाइल से हमले का वीडियो जारी कर दिया है और जांच में वीडियो सही साबित हो चुका है, साथ ये भी पुष्टि हो चुकी है कि इस हमले में अमेरिका की सबसे पावरफुल मानी जाने वाली टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, तो ट्रंप से इस पर जवाब देते नहीं बनना, क्योंकि दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का गंभीर उल्लंघन बता रहे हैं। ईरान इसके लिए ट्रंप को वॉर क्रिमिनल बनाने की मांग कर रहा है। और जब टॉमहॉक मिसाइल से हमले पर ट्रंप से जवाब मांगा गया तो ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका ने कई देशों को टॉमहॉक मिसाइल बेची है, ईरान के पास भी टॉमहॉक मिसाइल हो सकती है। सुनिए कैसे इसको हम सरल भाषा में थेथराई करना कहते हैं। American missile strike and a Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. अमेरिका जैसा बेशरम देश आपको शायद ही मिलेगा और डोनाल्ड ट्रंप बेशर्मी के चरम पर हैं बॉस।
कह रहे हैं दूसरे देशों को भी टॉमहॉक बेचा है, ईरान के पास भी तो है। तो ईरान आप पे नहीं मार रहा है टॉमहॉक, अपने घर में मासूम बच्चियों पे मार दे रहा है। कैसे लोग हैं बॉस, बच्चे मार के उसके बाद भी जो है बेशर्मी से खड़े हैं, नजर मिला रहे हैं, कह रहे हैं दुनिया का भला कर रहे हैं। आप देखिए कि जो ट्रंप अब कह रहे हैं कि ईरान के पास भी टॉमहॉक मिसाइल हो सकती है, वही ट्रंप बच्चों के स्कूल में मिसाइल अटैक के बाद इसमें अमेरिका का हाथ होने से साफ इनकार करते रहे। कहा गया कि अमेरिका ने इस युद्ध में टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन ट्रंप के इन दावों को खुद उनकी सेना ने तब झूठा साबित कर दिया जब अमेरिकी वॉरशिप से ईरान पर दागी गई मिसाइल्स का वीडियो जारी किया गया। एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि इस वॉरशिप से भी टॉमहॉक मिसाइल दागी गई है बॉस। अब अमेरिका का हाल देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप दिखा रहे हैं कि युद्ध लगभग खत्म हो गया, ईरान की नेवी एयरफोर्स अब मैंने खत्म कर दिया, मिसाइल भी कम बची है, ड्रोन हर जगह नाकाम हो रहे हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। वही ट्रंप प्रशासन के लोग ईरान को हराने के लिए नए सहयोगी तलाशने में जुट गए। ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम को ही देख लीजिए, उन्होंने सऊदी अरब को युद्ध में शामिल होने की धमकी दे दी। लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि सऊदी अरब ईरान के हमलों को रोकने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों भाई, तुम तो दुनिया की नंबर 1 सेना हो, मारो ना, तुमको सऊदी की सेना क्यों चाहिए। कह रहा है कि जबकि रियाद में ईरान के लगातार हमलों की वजह से अमेरिका को अपना दूतावास खाली करना पड़ा है। ऐसे में लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब को अमेरिका के साथ हुई डिफेंस डील की याद दिलाई और कहा कि अमेरिका आतंक को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। यही नहीं, लिंडसे ने सऊदी अरब को युद्ध में सेना नहीं उतारने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। गजब गुंडई चल रही है भाई अमेरिका की, गजब। एक तो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, जो भी ये खाड़ी देश हैं वो अमेरिका की वजह से फंसे पड़े हैं। उसमें इनका राष्ट्रपति नौटंकी कर रहा है कि मैंने वहां सब खत्म कर दिया, और राष्ट्रपति का सलाहकार कह रहा है कि सऊदी अरब इसमें सेना क्यों नहीं भेज रहा है, बहुत बुरा परिणाम होगा। अरे जब सब खत्म ही कर दिए तो सऊदी की सेना तुमको चाहिए क्यों। ऐसे तो बहुत तुम पूरी दुनिया में दिखाते हो कि अमेरिका की सेना के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो लड़ो ना अकेले। इजराइल तुम्हारे साथ है, वो कम पड़ रहा है। आप देखिए कि दुनिया भर में हेकड़ी दिखा रहे ट्रंप का ईरान युद्ध की वजह से क्या हाल हो चुका है। ट्रंप के सीनेटर ने सऊदी अरब को युद्ध में उतरने की धमकी दी, जिस पर यूएई के अरबपति खलफ अहमद अल हफ्तूर ने पलटवार किया। अरबपति हफ्तूर ने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि सऊदी अरब पर हमला क्यों हो रहा है, और यह भी जानते हैं कि किसने पूरे मिडिल ईस्ट को इस खतरनाक युद्ध में घसीटा है, वो भी बिना उन लोगों से सलाह लिए जिन्हें वो इस क्षेत्र में अपना सहयोगी कहता है। आगे हफ्तूर ने कहा कि सऊदी अरब को ऐसे किसी शख्स की जरूरत नहीं है जो ये दावा करता है कि वो हमें बचाने मिडिल ईस्ट आया। सच्चाई यह है कि अमेरिका के जल्दबाजी भरे फैसलों ने मिडिल ईस्ट को युद्ध में उलझा दिया है। हफ्तूर ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देश ईरान को खतरा मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी ताकतों की तरफ से शुरू किए गए युद्ध में शामिल होने के लिए खुद तैयार हो जाएं। आखिर में हफ्तूर ने कहा कि सऊदी अरब को अमेरिका की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अमेरिका सऊदी अरब से दूरी बनाए रखे। अगर हथियार की बात है तो यह किसी तरह का कोई एहसान नहीं है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए निवेश करता है, इन हथियारों के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है। तुम कोई फ्री में थोड़ी दे रहे हो। यह एक बड़ा ट्रेड और इंडस्ट्री है जो इस तरह के सौदों पर ही टिका है। यानी अब खाड़ी देशों के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को उनकी हैसियत याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हम फंसे हुए, हमको ज्ञान मत बांटो, और हथियार दिए हो तो एहसान नहीं किए, पैसा लियो भर भर के। तो ये तो हाल है अमेरिका का। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आप जरा इसका चैप्टर देखिए। शराब घोटाले की पिक्चर अभी बाकी है। हाईकोर्ट में वो हुआ कि केजरीवाल एंड टीम की नींद उड़ जाएगी क्या। बंगाल चुनाव के पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से कैसे झटका लगा। एसआईआर पर बन रहे सारे माहौल की हवा निकल गई है क्या, अब इसका चैप्टर। शराब घोटाले में जब केजरीवाल और उनकी टीम को निचली अदालत से छूट मिल गई तो उन्होंने खूब जश्न मनाया, लेकिन अब पूरा खेल फिर से पलटता दिख रहा है। जिस केस में केजरीवाल के लोग जश्न मना रहे थे, अब हाईकोर्ट ने उसी केस में केजरीवाल एंड टीम के जश्न पर पानी फेर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो बता रहा है कि शराब घोटाले की पिक्चर अभी बाकी है। जो केजरीवाल लोअर कोर्ट के फैसले को ईमानदारी का मेडल बता रहे थे, हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल और उनकी टीम की नींद उड़ जाएगी, आज इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी क्यों परेशान है। केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है, तो ममता बनर्जी को किस बात का सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया, आज इसका भी चैप्टर खोल रहा हूं। दोनों का इस दोनों खबरों की एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सड़क पे बैठी हुई है मुख्यमंत्री, धरना पे बैठी हुई है। गणेश कुमार को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इस बार जनता
उसका एक एक पाई का हिसाब लेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर धरने पर बैठी ममता बनर्जी की मुश्किल कैसे बढ़ गई वो बताऊंगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की बात। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया। इससे वो बड़े उत्साहित थे, उनके अच्छे दिन शुरू हो गए थे, वो फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। केजरीवाल की वापसी की बातें होने लगी थी, जश्न मनाया जा रहा था। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कोर्ट कह रहा है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। आरोपियों को नोटिस जारी करने का मतलब है कि केस पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अब दोबारा से पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो केजरीवाल के लिए मुश्किल ला सकती है। क्योंकि आप देखिए कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां पहली नजर में गलत हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पर गलत जांच करने और पद का गलत इस्तेमाल करने की बात पहली नजर में पूरी तरह से गलत है, हाईकोर्ट कह रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुनाता तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी वाले केस में फैसला न सुनाए। यानी जब हमने उस दिन फैसला आया था तो आपसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को एक लाइफलाइन मिल गई है कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक तो भाई वो यही कहेंगे कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि निचली अदालत ने कह दिया। लेकिन केजरीवाल को झटका तब लग गया जब फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कई बातों को ही गलत बता दिया। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां झटके की तरह हैं। एक तरफ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स पर सवाल उठा दिए, दूसरी तरफ अब सीबीआई के बाद ईडी भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की। ईडी ने कहा कि वो किसी भी तरह से सीबीआई की कार्रवाई में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। ईडी के अनुसार यह स्थिति